एक बाल काटने वाला नाई कैसे पूरा बैंक लूट सकता है, और वो भी अकेले। उसने बैंक वॉल्ट के 77 सेफ्टी बॉक्स डिपॉजिट खोलकर उनमें से पैसे, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी पेपर्स निकाल लिए। बैंक कर्मचारी की नज़रों के सामने से उन पैसों को लेकर फरार हो गया। उसने इस अद्भुत और चौंका देने वाले चोरी को इस तरह से अंजाम दिया कि पूरे अमेरिका में इस चोरी को परफेक्ट चोरी और एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी में। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1981 की सुबह, जब शिकागो के एक अटेंडेंट बैंक खुलने के बाद जाकर वोल्ट देखता, जहां देखने से सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी कुछ ही देर बाद उनके बैंक में कस्टमर आई और अटेंडेंट से कहती है कि उन्हें अपना सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलना है और उनमें कुछ कीमती सामान और गहने रखने हैं, और अटेंडेंस भी कस्टमर के साथ वॉल्ट में चली जाती है। अटेंडेंस उस कस्टमर के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में चाबी लगाती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चाबी लगाते ही उनका लॉक टूटकर डिपॉजिट बॉक्स के अंदर चला जाता है और डिपॉजिट बॉक्स में एक होल हो जाता है, जिससे खोलने पर पता चला कि उनमें से सारे पैसे और कीमती सामान गायब है। अटेंडेंस इस बात से घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बैंक के कर्मचारी और गार्ड दौड़कर वॉल्ट में आते हैं। बाकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को भी चेक करते हैं और फिर जो उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। उनके बैंक वॉल्ट में 77 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़कर उनमें से सारा कीमती सामान चुरा लिया गया था, और इतनी सफाई और चालाकी से किया गया था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। पर सबके चौंका देने वाले सवाल यह थे कि आखिर चोर उस होल्ड के अंदर घुसा कैसे। कैसे सारे लॉक टूटने के बावजूद भी बाहर से देखने में बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। यह कहानी है अमेरिका के शिकागो में एक छोटे से शहर बेरिंगटन की, जहां एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक, जो फेडरल बैंक की ही एक ब्रांच थी। उस वक्त बैंक में जो भी वोल्ट थे वह टाइम लॉक के हिसाब से काम करते थे। मतलब बैंक मैनेजर को एक टाइम तय करना होता था, किस समय से लेकर इस समय तक वोल्ट बंद रहेगा। एक बार टाइम लॉक के हिसाब से वोल्ट बंद हो जाए तो फिर उन्हें कोई भी नहीं खोल सकता, फिर चाहे उनके पास चाबी हो या पिन हो। इसका मतलब यह था कि बैंक अगर 5 बजे बंद होता और सुबह 9 बजे खुलता, उसके बीच का जो समय था, उस बीच में कोई भी इस लॉक को नहीं खोल सकता था। इस वोल्ट को टाइम लॉक के हिसाब से प्रोग्राम किया गया था। इसी तरह इस वोल्ट को भी सैटरडे को टाइम लॉक लगाकर बंद कर दिया जाता है, ताकि संडे की छुट्टी को बाद सीधा मंडे को खोला जाए। और इसलिए अटेंडेंस 11 अप्रैल 1981 को शाम, जो सैटरडे का दिन था, उस दिन भी वोल्ट में मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। वोल्ट में जो भी सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे उन्हें बहुत हाई सिक्योरिटी वोल्ट में रखा जाता था, क्योंकि लोग इनमें अपना बहुत ही कीमती सामान रखते थे और इसलिए खोलने के लिए दो चाबियों की ज़रूरत पड़ती थी। एक चाबी कस्टमर के पास होती थी और दूसरी चाबी अटेंडेंस के पास। दोनों चाबी एक साथ लगाने पर ही उस डिपॉजिट बॉक्स को खोला जा सकता था, और इसीलिए 13 अप्रैल 1981 की सुबह वोल्ट अटेंडेंस और कस्टमर दोनों जब एक साथ सेफ डिपॉजिट बॉक्स में अपनी अपनी चाबी लगाते हैं तो उस सेफ्टी बॉक्स का सिलेंडर लॉक टूटकर उसी बॉक्स के अंदर चला जाता है। और तब उन्हें पता चला इस डिपॉजिट बॉक्स के साथ साथ 74 और डिपॉजिट बॉक्स भी लूट लिए गए हैं। स्मार्टो ने सेफ डिपॉजिट बॉक्स को इतनी सफाई से तोड़ा था कि देखने पर लग ही नहीं रहा था कि इन्हें तोड़कर इनमें से सामान चोरी किया गया है। यहाँ तक कि टूटे हुए लॉक्स भी अपनी जगह पर वैसे ही थे, जैसे उन्हें छुआ तक ना हो। देखने पर लग रहा था जैसे चोर ने यह सब कुछ अपनी चोरी छुपाने के लिए किया था, और वह यह नहीं चाहता था कि बैंक के लोगों को इस चोरी के बारे में जल्द पता चले। तभी बैंक इस पूरी चोरी की जानकारी पुलिस को दे देती है, और पुलिस के साथ साथ FBI भी शामिल हो जाती है, क्योंकि मामला फेडरल बैंक से जुड़ा हुआ था। पुलिस को तहकीकात में यह पता चलता है कि चोर ने प्रॉपर्टी पेपर चुराए थे। उनकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। पर सवाल था जो पुलिस को लगातार परेशान कर रहा था, और वो यह था कि आखिर चोर इस वॉल्ट के अंदर घुसा कैसे। ना तो वहाँ की दीवारों में कोई सुरंग थी और ना ही जमीन में कोई छेद था।
वोल्ट का दरवाजा भी एकदम सही था और जिस पर तोड़-फोड़ के कोई निशान भी नहीं थे। साथ ही पुलिस को वहां पर पुरानी अलार्म क्लॉक और हथौड़ी, जिसका इस्तेमाल बॉक्स तोड़ने के लिए किया गया था, और पेशाब से भरी बोतल मिलती है, और खाने पीने के खाली पैकेट्स और कुछ छोटी मोटी चीजें भी मिली, जिससे पुलिस की परेशानियां और भी बढ़ गई और वह यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ये माजरा क्या है। पुलिस को मौका वारदात पर मिले सबूत ने भी इतना उलझा दिया था कि सारी कोशिशों के बावजूद वो इस केस को सोल्व नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर में इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया। वह यूं था कि इस परफेक्ट चोरी को अंजाम देने वाला कोई गैंग नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स था, जो पेशे से एक नाई था, जिसका काम लोगों के बाल काटना था, और उसका नाम था विलियम स्मार्टो। स्मार्टो, जो कि एक पेशेवर चोर था, उसने इससे पहले भी कई बैंक डकैतियों को अंजाम दिया था, पर यह उसकी अब तक की सबसे कामयाब और बड़ी बैंक डकैती थी। हालांकि वो एक लेडीज हेयर सलून में हेयर ड्रेसर का काम करके काफी अच्छे पैसे कमा लेता था, मगर उसे चैलेंजेस और रिस्क लेने का नशा था। इसलिए वो सारी बैंक डकैतियां अकेले ही करता था, जिसमें उसकी मदद करता था उसका भाई, जिसका नाम था विंसेंट। दोनों ही उन्हीं बैंकों को निशाने पर लेते थे, जो बैंक ऐसे एरियाज में होते थे जहां बहुत अमीर लोग रहते थे, जिसका साफ मतलब था कि बैंक जितने अमीर इलाकों में होंगे, वहां सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी होंगे, अमीरों का कीमती सामान भी होगा, और इसीलिए वह बेरिंगटन के एक फर्स्ट नेशनल बैंक को चुनते हैं, क्योंकि वह ऐसे इलाके में जहां आसपास बहुत अमीर लोग रहते थे। और तभी वह दोनों इस बैंक को लूटने का एक प्लान बनाते हैं, जो बहुत ही चौंका देने वाला था। इस चोरी के 10 दिन पहले दोनों फर्स्ट नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं, वहां पर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लेते हैं। वहां अपना नाम, पता जो रजिस्टर करवाते हैं वो फर्जी होता है, क्योंकि विलियम्स दिखने में काफी अच्छा था और उसका बातचीत करने का तरीका भी लोगों को प्रभावित कर देता था। इसलिए उसे वोल्ट अटेंडेंट से भी बातों ही बातों में दोस्ती कर ली। फिर दोनों भाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाने लगे, कभी वोल्ट में जमा करने के बहाने से और कभी अटेंडेंस से मिलने के बहाने से। बार बार बैंक आने जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वहां के लोग उन्हें पहचानने लगे और सबसे उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाए। साथ ही साथ वोल्ट अटेंडेंस पर भी नजर रख सके, वो कितने बजे लंच करने जाती है, क्या क्या काम करती है, और कितने बजे बैंक से घर निकलती है। स्मार्टो और विंसेंट ने एक बात नोट की, जब भी बैंक खोला जाता था उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि जब भी सेफ डिपॉजिट बॉक्स में कोई कस्टमर अपनी कीमती सामान रखने या लेने के लिए आता, तो वो वोल्ट अटेंडेंस उसकी आइडेंटिटी चेक करती और उसके साथ वोल्ट के अंदर चली जाती, जहां दोनों अपनी अपनी चाबियां लगाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोलते, जिसके बाद वोल्ट अटेंडेंस वोल्ट से बाहर आ जाती, ताकि कस्टमर की प्राइवेसी के साथ अकेले में कीमती सामान निकाल सके और रख सके। और इसीलिए जब स्मार्टो वोल्ट के अंदर जाता है, अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोलता है, वहां उसके सिवा और कोई नहीं होता, और तभी वह दूसरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को भी चेक करता है कि इन्हें कैसे तोड़ा जाए और इसे तोड़ने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे। इसी सब के बीच स्मार्टो ने बैंक के सबसे बड़ी कमी को पकड़ लिया था, और वो थी वोल्ट में एंट्री के वक्त जो कस्टमर की आईडी चेक होती थी, बैंक से बाहर जाते तो उसका कोई आईडी चेक नहीं होता था। अब इस चोरी के लिए जो सबसे जरूरी काम था वो यह था, कैसे अपने औजारों को बैंक वोल्ट के अंदर ले जाया जाए और छुपाया जाए। उसके लिए वह चुनते हैं अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स को। अगले ही दिनों वो कुछ औजार अपने बैग में भरता है, लेकर बैंक पहुंच जाता है। वहां अटेंडेंस उसका सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुलवाकर वॉल्ट से बाहर चली जाती है, और तभी अकेले में वह अपना औजार उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रख देता है। एक एक करके उन्हें सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में जमा करता रहता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। ऐसे करते करते पूरा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स औजारों से भर गया था, मगर उसे अभी और औजारों की जरूरत थी, जिसमें से कुछ औजार तो इतने बड़े थे कि वह सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भी न आ पाते अगर वो खाली भी होता। स्मार्टो ने बैंक के लोगों को यह भी बात बता रखी थी कि वो एक पेंटिंग डीलर है, इसलिए अक्सर वोल्ट में काफी बड़ा सामान रखने की जरूरत पड़ती है।
इसीलिए जब वो बैग में औजार भरकर बैंक जाता है तो सबको यही लगता है कि बैंक में उसकी पेंटिंग्स है और किसी को उस पर कोई शक नहीं होता। पर स्मार्टो के लिए अब भी वो सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो यह थी कि इतने बड़े औजारों को कहाँ छुपाया जाए। तभी उसकी नज़र वोल्ट के अंदर फॉल्स सीलिंग पर पड़ती है, जहाँ मरम्मत ना होने की वजह से उसमें कुछ गैप था, जहाँ से वो आसानी से अपना सारा सामान और औजार सीलिंग के अंदर छुपा सकता है। वो अपने सारे औजार, टॉर्च, लाइट, खाना और जो भी सामान की जरूरत उसे लगने वाली थी इस चोरी को अंजाम देने में, सब लाकर उस सीलिंग में छुपा देता है। अब जो आखिरी काम बचा था वह था बैंक के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट करना। हालांकि इस बैंक के अलार्म सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई वोल्ट की दीवार या जमीन को हथौड़े से तोड़कर घुसने की कोशिश करेगा तब ये अलार्म फौरन बजने लगेगा। हालांकि स्मार्टो का जो चोरी का प्लान था, ना तो कोई दीवार तोड़नी थी और ना ही कोई सुरंग खोदनी थी, पर फिर भी उसे यह डर था कि अगर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ते वक्त अलार्म बजने लगा तो वो पकड़ा जा सकता है। और इससे बचने के लिए उसे अलार्म के साउंड एम्युलेटर को खराब करना था, जिसे वो बहुत आसानी से खराब कर देता है। पर स्मार्टो बहुत चालाक था, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बस एक अलार्म को खराब करने से कुछ नहीं होगा। उसे बैंक के दूसरे छुपे हुए अलार्म सिस्टम को भी ढूंढना होगा, क्योंकि उसे उनसे भी खतरा था। और उन्हें छुपे हुए अलार्म सिस्टम को ढूंढने का वो ऐसा तरीका निकालता है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बैंक में छुपे अलार्म सिस्टम को ढूंढने के लिए एक अलार्म क्लॉक लेकर आता है और उसमें रात के 3 बजे का अलार्म लगाकर वोल्ट की सीलिंग में छुपा देता है। जैसे ही रात के 3 बजे अलार्म बजता है, बैंक के सारे छुपे हुए अलार्म सिस्टम भी बजने लगते हैं और पुलिस फौरन बैंक पहुंच जाती है। यह सब कुछ स्मार्टो बैंक के बाहर छुप कर देख रहा था और उसे यह कंफर्म हो जाता है कि बैंक में और भी छुपे हुए अलार्म है। और तभी पुलिस भी वहां से चली जाती है, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। और उसके 2 दिन बाद स्मार्टो बैंक में बचे हुए अलार्म सिस्टम को ढूंढकर उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है और उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा फिर से रात को 3 बजे अलार्म लगाकर फॉल सीलिंग में रखता है। जहां रात के 3 बजे अलार्म भी बजा, मगर कोई पुलिस नहीं आई। इसका साफ मतलब था अब बैंक के सारे अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अब स्मार्टो के सामने सबसे मुश्किल सवाल यह था कि वो चोरी के लिए इस वोल्ट में घुसेगा कैसे, और जो तरीका उसने अपनाया वो बेहद ही हैरत अंगेज था। 11 अप्रैल 1981 की सुबह स्मार्टो बैंक पहुंचता है और अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में अपने सामान रखने की बात वोल्ट अटेंडेंस से करता है और अटेंडेंस उसका सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुलवा कर वहां से चली जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वोल्ट के अंदर जाने वालों की ही एंट्री होती थी, मगर बाहर जाने वालों की कोई एंट्री नहीं होती थी। इसलिए वोल्ट अटेंडेंस का ध्यान स्मार्टो की तरफ नहीं जाता कि वो वोल्ट से बाहर आया कि नहीं। जब वोल्ट के अंदर कोई नहीं दिखा तो वोल्ट को बाहर से बंद कर देती है, यह सोचकर कि स्मार्टो शायद चला गया होगा। अब इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, इस तरह से बैंक को लूट सकता है। स्मार्टो ने इस बैंक को ऐसे ही नहीं चुना था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास बात थी, और वह यह थी इस बैंक के वोल्ट के सेफ डिपॉजिट बॉक्स की जो अलमारियां थी वो इस तरह से रखी हुई थी कि जहां एक खत्म हो रही थी वहां खाली जगह बन रही थी, और एक अलमारी ने दूसरी अलमारी को इस तरह से कवर किया हुआ था कि वहां ना तो किसी का ध्यान जाता था और ना ही किसी की नजर पड़ती थी। और स्मार्टो उस खाली जगह में जाकर छुप जाता है और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को वोल्ट अटेंडेंस वोल्ट में मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। अब स्मार्टो के पास 10 से 11 अप्रैल यानी सैटरडे की पूरी रात और संडे का पूरा दिन और संडे की पूरी रात थी इस वोल्ट को लूटने के लिए था। और फिर शुरुआत होती है उस चोरी की जो किसी ने कल्पना भी ना की थी। स्मार्टो को जब इत्मीनान हो जाता है कि अब बैंक बंद हो चुका है और सब लोग जा चुके हैं, तब वो खाली जगह से बाहर निकलता है और अपनी टॉर्च लाइट जलाता है और अपने जो भी औजार उसने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में और फॉल सीलिंग में छुपाए थे उन सबको बाहर निकालता है। और वो अपने साथ स्टॉक बोल्ट भी लाया था जो बिल्कुल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक के साइज के हिसाब से मॉडिफाई किए गए थे, ताकि चोरी के बाद वो इन बॉक्स को इंस्टॉल करके की मदद से फिर वहीं लगा सके, जिनमें सेफ्टी बॉक्स में कोई डैमेज नजर ना आए और किसी को कोई शक भी ना हो
और इसी तरह से उसने एक एक करके सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। स्मार्टो इस बात का खास ख्याल रख रहा था लॉक तोड़ने के दौरान सेफ्टी बॉक्स में कोई भी तरह का कोई डैमेज ना हो। हालांकि अंधेरे में इतने सारे बॉक्स को सावधानी बरतते हुए तोड़ना उसे बहुत थका दे रहा था, इसीलिए बीच बीच में वो कुछ खा पी भी रहा था ताकि उसे थकान महसूस ना हो। सैटरडे की रात को इसीलिए भी चुनता है ताकि अगले दिन संडे को वो अपना पूरा दिन चोरी में अंजाम दे सके। स्मार्टो चोरी के साथ साथ टूट फूट में जो भी कचरा जमीन पर गिर रहा था उसे भी साफ कर रहा था। अपनी चोरी पूरी करने के बाद वो उन 74 सेफ्टी बॉक्स को वापस लगाता है जो स्टॉक बोल्ट वो लाया था उसकी मदद से। स्मार्टो ने बॉक्स के लॉक को वापस उसी जगह लगा दिया जहां वो थे, जिससे किसी को भी देखने पे ये ना लगे कि इस लॉक को तोड़ा गया है। मगर जैसे ही उनमें चाबी लगाई जाती वो लोग निकल कर गिर जाते। स्मार्टो उसके बाद अपने सारे औजार फिर से फॉल सीलिंग में छुपाता है और सारा लूट का माल अपने बैग में भरता है और दोनों सेफ्टी बॉक्स की अलमारी के बीच खाली जगह में जाकर उसी जगह छुपा देता है जहां वो खुद छुपा था और वो खुद भी छुप जाता है और साथ ही साथ एक छोटा सा शीशा अलमारी पर इस तरह से रख देता है ताकि अगले दिन फोर्ट में जो भी हो उस पर सब नज़र रख सके। और फिर 13 अप्रैल 1981 की मंडे सुबह बैंक खुलता है, जिसके बाद वोल्ट अटेंडेंस आकर वोल्ट खोलती है और अंदर जाती है जहां देखने में सब कुछ सही लग रहा था। और इस दौरान स्मार्टो शीशे की मदद से अटेंडेंस पर नजर रखे हुए था और जैसे ही अटेंडेंस हॉल से बाहर जाती है वह कंस्ट्रक्शन मजदूरी में पहने जाने वाले कपड़े पहनकर उसी खाली जगह से बाहर निकलता है, क्योंकि उस बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। और इसी का फायदा उठाकर वह लूट से भरे बैग्स को लेकर बैंक के लोगों के सामने से बैंक के बाहर निकल जाता है और किसी को इसीलिए कोई शक नहीं होता क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से बैंक के अंदर मजदूर का आना जाना लगा हुआ था। स्मार्टो का भाई विंसेंट बाहर कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। स्मार्टो उन लूट से भरे बैग्स को कार की डिक्की में रखता है और वह दोनों भाई वहां से फरार हो जाते हैं। विलियम स्मार्टो एक ऐसी बैंक रॉबरी को अंजाम दे चुका था जो बहुत ही हैरत अंगेज थी और उसने जो तरीका अपनाया था इस बैंक को लूटने का वह इतना परफेक्ट था कि बैंक में किसी को कोई भनक तक नहीं लगी और इसीलिए इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर क्या विलियम स्मार्टो कभी पकड़ा गया और पुलिस और एफबीआई को अपनी तहकीकात में क्या मिला? क्योंकि यह बैंक फेडरल बैंक की ही एक ब्रांच था, इसलिए एफबीआई और पुलिस तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने वोल्ट के हर कोने की फोटोग्राफ्स ली। उनकी फोरेंसिक टीम ने वोल्ट के कोने कोने के फिंगरप्रिंट को ढूंढने के लिए वोल्ट का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी वोल्ट के अंदर मिलने वाली अलार्म क्लॉक। जब उन्हें यह पता चला कि यह वोल्ट का अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट है तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि अलार्म क्लॉक यहाँ क्यों रखी है और यह एक बहुत ही वेल प्लान्ड चोरी है। तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि बिना वोल्ट के अंदर आए कोई इतनी बारीकी से सारी चीज प्लान नहीं कर सकता और ना ही अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकता है। इसका साफ मतलब था चोरों ने पहले सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर लिया होगा। इसी बिना पर पुलिस उन 74 लोगों की तहकीकात शुरू करती है, जिसमें यह पता चला कि लिस्ट में सभी लोगों के नाम पते असली है सिवाय 2 लोगों के जिसका नाम और पता दोनों फर्जी निकलता है। पुलिस बैंक के लोगों की मदद से उसका स्केच बनवाती है मगर वो पुलिस के हाथ नहीं लगते और यह चोरी एक अनसॉल्व केस बनकर रह जाती है। और इसी के 1 साल बाद शिकागो के किसी दूसरे शहर में कुछ ऐसा होता है जिसकी बिना पर यह पूरा केस सॉल्व हो जाता है। बैंक का एक कस्टमर बैंक के वॉशरूम में जाता है जहां अचानक से उस पर सीलिंग गिर जाती है और जैसे ही वो सीलिंग की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि कोई ऊपर चल रहा है। वो फौरन जाकर बैंक सिक्योरिटी को इस बात की खबर देता है। बैंक सिक्योरिटी का एक आदमी उसे फॉल सीलिंग में सीढ़ी लगाता है और अपनी टॉर्च से जो सीलिंग के अंदर देखता है तो उसे वहां किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं। इससे वो डर जाते हैं और फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस बैंक पहुंचती है और उस फॉल सीलिंग में छुपे हुए शख्स को चेतावनी देती है कि वह बाहर न आया तो वो गोली चला देंगे। और सीलिंग में जो शख्स बाहर निकलता है वह कोई और नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो होता है। बाहर निकलने पर जो पुलिस को बताता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। स्मार्टो बताता है क्योंकि इस बैंक का वोल्ट फॉल सीलिंग से बिल्कुल मिला हुआ है
और उसे अपने सारे औजार भी इसी फॉल्स सीलिंग में छुपाए है, इसीलिए वह फॉल्स सीलिंग के अंदर था। पुलिस उसके औजार बरामद कर लेती है और तहकीकात में यह भी बात सामने आई, यह वही औजार है जो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक में इस्तेमाल हुए थे। और इसी बिना पर स्मार्टो के भाई विंसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी दिन दोनों की शिनाख्त फर्स्ट नेशनल बैंक में कराई जाती है, जहां यह साबित हो जाता है कि यही वो दोनों थे जिन्होंने इस 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स लूटा था। पुलिस को अपनी पूछताछ में यह भी पता चला कि विलियम स्मार्टो और भी कई बैंक लूटे हैं। अब तक उसने चोरी किए हुए लूट की रकम लगभग $2 मिलियन के आसपास थी। पुलिस स्मार्टो से पूछती है कि जब वह चोरी से इतनी बड़ी रकम पहले ही लूट चुका है तो वह बार बार चोरी क्यों करता है। स्मार्टो ने कहा कि उसे रिस्क और चैलेंजेस लेने का नशा है, इसलिए वो सारी चोरियां अकेले ही अंजाम देता है। इसके बाद पुलिस स्मार्टो और उसके भाई पर फर्स्ट नेशनल बैंक के चोरी का मुकदमा दर्ज करती है और ट्रायल के दौरान उन्हें 20 साल की सजा सुनाई जाती है, जिस पर जज ने स्मार्टो को कहा उसकी सजा कम हो सकती है अगर वो चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा दे। तब स्मार्टो उन्हें लूटे हुए सामान की लोकेशन बताता है जो उसने एक तालाब के पानी के अंदर छुपा रखा था। लूटा हुआ सामान पानी से निकालकर कोर्ट में लाया गया, उसमें से बहुत ही बदबू आ रही थी और लूट के सामान में बैंक से लूटा हुआ ज्यादातर सामान मिल गया और इसी बिना पर उसकी सजा को 20 साल से 8 साल कर दिया जाता है। और आखिरकार स्मार्टो पुलिस को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने फॉल सीलिंग और अलमारी की खाली जगह का इस्तेमाल करके उन बैंक को लूटा था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सारे बैंक के सिक्योरिटी पैरामीटर को बदल दिया। उन्होंने अपने बैंक में फॉल सीलिंग बनाना बैन कर दिया और किसी भी तरह की खाली जगह को या तो भर दिया गया या बंद कर दिया गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।